आज बात करते हैं भैया हम बेलमेंट ऑफ प्लेज की। जो बेलमेंट ऑफ प्लेज, बेलमेंट ऑफ सभी लोग देख चुके हैं। और जो 172 आपकी बात करता है प्लेज की, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेज। प्लेज को अगर आप देखें, ये एक तरीके का बेलमेंट है जिसमें क्या है, पेमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। कुछ मुझे बताओगे कि प्लेज का कोई एग्जांपल देके बता सकते हो? सर जैसे कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे जब हम कोई लोन एक्वायर करने के लिए मतलब लोन अमाउंट लेने के लिए उसे किसी को देते हैं तो वो प्लेज होता है। बात है, मतलब कहीं मूवेबल प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी रख करके कोई पैसा, कोई मनी एडवांस एज लोन लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन ऑफ प्लेज। ये एक तरीके का बिलमेंट है, यानी कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड एज सिक्योरिटी इज डीम्ड टू बी ए प्लेज। यानी कि हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसे आप गुड्स कहते हैं, गुड्स का जो पोजीशन है एज सिक्योरिटी ट्रांसफर किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लेज। अब इसमें दो चीजें, एक तो ये कि बेलमेंट का ट्रांजैक्शन है तो बेलर होगा, बेली होगा। अब जब यहाँ बेलर की हम बात करेंगे तो बेलर को क्या कहेंगे? बेलर को पाउनर कहेंगे और बेली को पाउनी कहेंगे। और जो बेलमेंट का ट्रांजैक्शन है उसे आज आप कहेंगे प्लेज। द वर्ड पाउन इज सिनोनिम्स विद द वर्ड प्लेज, और यानी कि प्लेज को आप पाउन भी कह सकते हैं। द बेलर इज कॉल्ड एज प्लेजी और पाउनर, एंड द बेली इज कॉल्ड पॉनी और प्लेजी। अब यहाँ पर आपके एसेंशियल की अगर आप बात करते हो तो भैया तीन ही चीजें दी हुई है। एक तो यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए, और जो डिलीवरी ऑफ अ गुड्स शुड बी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जो जो गुड्स आपने डिलीवर की है वो एज सिक्योरिटी डिलीवर होनी चाहिए। और सिक्योरिटी किस बात की है? यानी कि रीपेमेंट ऑफ ए डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। ये दो चीजें आप यहाँ देख करके चल रहे हो, यानी कि एक ये और दूसरा जो बेलमेंट वाले जो ट्रांजेक्शन है, जो कंडीशन है, वो सारी फुलफिल हो जानी चाहिए। बेलमेंट की कंडीशन क्या क्या थी, अंजलि बताएंगे बेटा आप? सर बेलमेंट में ये था कि एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो बेलर है वो कुछ गुड्स जो है वो डिलीवर कर देता है बेली को, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए, हम्म। और जो डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है, और वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी होती है। और या तो वो इंसान जो है जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो वो उसको डिस्पोज कर देगा गुड्स को, जैसा कि बेलर ने बताया है, या फिर उसको वो वापस कर देगा। ठीक है। खुश बेटा, 148 क्या कहता है? सर 148 यही कहता है कि जो बेलमेंट होती है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई आदमी अपने गुड्स दूसरे को देता है, और जो पर्पस पूरा हो जाने के बाद जिसके गुड्स होते हैं उसके डिस्क्रिशन पे आते उसे रिटर्न कर देता है या फिर उसके हिसाब से डिस्पोज कर देता है। वर्ड दिया हुआ है, आफ्टर द कंप्लीशन इज अकम्प्लिश्ड, यानी वो सब पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, द गुड्स मस्ट बी रिटर्न टू द बेलर, और शब्द है वहां पे भैया, और मस्ट बी डिस्पोज ऑफ एट द डायरेक्शन, नॉट डिस्क्रिप्शन, डायरेक्शन ऑफ द बेलर। उसकी जो डायरेक्शन है आप उसे मान सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन उसके द्वारा दी गई है उस ट्रांजेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग वो डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। अब जब बेलमेंट और प्लेज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्लेज इज ए काइंड ऑफ बेलमेंट, तो यानी कि अब इन दोनों में अगर आप अंतर करेंगे तो अंतर किस तरीके से करेंगे, कुछ देखना क्या लिखा हुआ भैया। In both the cases, there is a delivery of movable goods and obligations to return the goods to actual depositor. But there are some points of distinction as under. In a भाई pledge, अगर एक सेकंड रुको, भाई अगर आप इन जनरल देखते हैं पेलमेंट में भी और प्लेज में भी गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होनी चाहिए, होती है, और उसके साथ कुछ ऑब्लिगेशन उसमें जुड़ी हुई होती है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन दोनों में अंतर क्रिएट, यानी कि डिफरेंस क्रिएट करती है। अब वो देखते हैं हम, कुछ देख दो भैया। in a pledge, the bailment of goods is made as a security for the due discharge of legal obligation. In ordinary bailments, this is not so.
सीधा सा अगर हम देखते हैं जो प्लेज का ट्रांजेक्शन है, प्लेज के ट्रांजेक्शन में जो गुड्स डिलीवर की गई है वो एज सिक्योरिटी की गई है, और किस चीज के लिए, यानी कि जो जो लोन लिया है उसके रिपेमेंट के लिए, या जो कोई लीगल ऑब्लिगेशन है उसके परफॉर्मेंस के लिए। जबकि अगर हम बेलमेंट की बात करते हैं तो बेलमेंट में एज सिक्योरिटी वाली कोई बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट देखना भैया। In the case of gratuitous bailment, the bailee is bound to return the goods on demand by the bailer. On the other hand, pledge is not bound to return or deliver the goods. Sorry. On the other hand, pledge is not bound to deliver or return the goods delivered as security on demand by the bailer unless and until the debt is repaid or promise is performed. सीधा सा अगर आप ग्रेशियस पेमेंट की बात करें, ग्रेशियस से मतलब यानी कि जो बिना प्रतिफल के हैं, तो जैसे ही बेलर डिमांड करता है गुड्स की तो बेली बाउंड है कि वो उसे वस्तु लौटा दे। लेकिन अगर प्लेज के ट्रांजेक्शन में आप देखते हैं जो प्लेजी है, यानी कि जिसे आप पौनी कहते हैं, वो वहां पर बाउंड नहीं है पॉनर के या प्लेजर के गुड्स के डिमांड करने पर। कब तक? जब तक कि उसने जो पेमेंट लोन में दिया है, जो पैसा उधार दिया है, या तो वो वापस ना आ जाए, या जिस प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाना है, जिस एक्ट को परफॉर्म किया जाना है, वो पूरा ना किया जा चुका हो। ये दो स्थितियां पूरी होती है तभी जो प्लेज है वो बाउंड है उस गुड्स को वापस रीडिलीवर करने के लिए, रिटर्न करने के लिए। अंजलि देखना नेक्स्ट क्या कहता है भैया। On a bailment of goods, the bailee will get the right of possession of the goods bailed, whereas in a pledge, the pledge obtains a special property in the goods pledged. यानी कि सीधे से बेलमेंट में अगर आप देखेंगे तो बेली के पास राइट ऑफ पोजीशन, जिसे आप राइट टू लियन कहते हैं। लेकिन अगर आप प्लेज के ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो जो प्लेजी है वो ऑब्टेन करता है स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी यानी कि जिसको एज सिक्योरिटी रखा गया है प्लेजमेंट के उसमें, प्लेज के ट्रांजेक्शन में। अगर यहाँ बेली को देखते हैं, बेली हैज ए राइट ऑफ लियन ऑन द गुड्स बेल्ड बट नो राइट ऑफ सेल। लेकिन अगर प्लेज के ट्रांजेक्शन में आप प्लेजी की बात करेंगे तो उसके पास राइट ऑफ सेल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ विशेष परिस्थितियों में जो प्लेजी है उसके पास एक अधिकार आता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल करे। अब वो अधिकार तभी आएगा जब जो पॉनर है वो डिफॉल्ट करता है पेमेंट में। इन केस ऑफ बेलमेंट द बेली में यूज द गुड्स बिल्ड एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब बेलमेंट के ट्रांजेक्शन में तो जो बेली है वो गुड्स को यूज कर सकता है जो जैसा कि तय किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन अगर प्लेज की बात करते हैं, प्लेज जो पानी है उस गुड्स का यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां उसके पास जो गुड्स है एज सिक्योरिटी रखी हुई है, सुरक्षित रख, उसको बिल्कुल इसी तरीके से सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेवारी बन जाती है जैसे उसकी वो खुद की अपनी हो। जैसे बेली की बात करेंगे तो वहां उसे वो अपने यूज में नहीं लेगा। अब यहाँ पर जब हम पौनी की बात करते हैं, पौनी कौन? जिसके पास जो गुड्स है वो बेलमेंट में रखी गई है एज सिक्योरिटी, उसके राइट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो 172 से हम स्टार्ट करते हैं। 172 बताता है हमें प्लेज के ट्रांजैक्शन के बारे में। अब उसके बाद राइट पावनी के राइट्स को हम शुरुआत करते हैं तो ये हमें बता देता है राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी, यानी कि राइट टू रिटेन द गुड्स एज बिल्ड, और बिल्ड वो दिया हुआ 173 में। ये क्या कहता है कुश? Pawnee's right of retainer. The pawnee may retain the goods pledged not only for payment of the debt or the performance of the promise, but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the goods pledged. देखिए अब यहाँ पे जो पौनी है जिसके पास जो गुड्स बेलमेंट में दी गई है एज प्लेज के ट्रांजैक्शन में, उसके पास क्या है, वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखेगा। कब तक? जब तक उस पैसे को वापस ना दे दिया जाए जो उसने लोन में दिया है, एडवांस दिया है, या जो उसे परफॉर्मेंस, जो प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाना उसका परफॉर्मेंस ना किया जाए, या अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट बनता है जो पैसा उसने दिया था वो पूरा पे ना कर दिया जाए, और उस गुड्स को प्रिजर्व करने में कोई अगर नेसेसरी एक्सपेंसेस भी हुए हैं उन्हें भी ना पूरा दे दिया गया हो, तब तक उस प्रॉपर्टी को अपने पास वो बनाए रखेगा। दैट इज कॉल्ड राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी। इसके लिए एग्जांपल देख तो भैया कुछ क्या कहता है। A in a large city pledges his car to B as security for a debt. B stores the car at a public garage. B is entitled to reimbursement for reasonable storage charges
and may hold the car for any such expenses as well as security for the debt. अब ये मान के चलो भैया मैं तो गांव में रहने वाला हूँ, मेरे पास कुछ अपनी कार रख गए, प्लेज के ट्रांजेक्शन में पैसा उधार ले गए। अब भैया घर पे मेरे पास तो जगह है नहीं, मैं उसे एक पब्लिक गैरेज में जो है पार्किंग में खड़ा करा है, वहां पर जितने भी मेरे एक्सपेंसेस होते हैं वो सब मैं कुछ क्लेम करूंगा। इसके बाद राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, देखना कुछ क्या कहता है। Pawnee not to retain for debt or promise other than that for which goods pledged. Per presumption in case of subsequent advances. देखो The इसको pawnee सीधा सा मान के चलिए कि यहाँ पर जो है, देखो बेलमेंट में जब पीछे देख रहे थे, बेलमेंट में क्या है, एक राइट टू लियन दिया हुआ था, लेकिन जो प्लेस का ट्रांजेक्शन है उसका स्पेसिफिक लियन है, दैट इज कॉल्ड राइट टू स्पेशल लियन। तो स्पेसिफिक राइट दिया हुआ, स्पेसिफिक राइट इन दिया, यानी कि किसी स्पेसिफिक गुड्स के अगेंस्ट दिया हुआ है। देखो कुछ क्या लिखा हुआ है, the pawnee shall not, in the absence of a contract to that effect, retain the goods pledged for any debt or performance other than the debt or promise for which they are pledged. But such a contract, in the absence of anything to the contrary, shall be presumed in regard to subsequent advances made by the pawnee. अब सीधा सा देखो यहाँ पे ये क्या करेंगे, अगर मैंने कुछ के पास कोई कार रखी है और वो कार को रखने के बाद कोई पैसा इससे उधार लिया है कुछ से, तो उस स्थिति में जो कुछ का राइट है उस कार के अगेंस्ट, वो केवल उस पैसे से के संबंधित होगा जो मैंने उस कार को रख करके लिया है। अगर मैंने बाद में भी कोई पैसा इनसे उधार लिया है और इन्होंने मुझसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली है, तो ये जरूर ये नहीं है कि उस सिक्योरिटी के लिए भी, उसकी उस पैसे की सिक्योरिटी के लिए भी उस कार को वो अपने पास बनाए रखेंगे जब तक कि ऐसा उपबंधित ना कर दिया गया हो। इसके बाद 173 देखना क्या कहता है भैया, दोबारा राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। हम पीछे देख करके आए तो यानी कि जितने भी ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किए गए थे उसके प्रिजर्वेशन में वो भी उन्हें क्लेम करेगा, ठीक है, तब तक वो उन्हें जो अपने पास बनाए रखेगा। कुछ पढ़ दो इसे। Pawnee's right as to extraordinary expenses incurred. The pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged. अब ये भैया आगे आ जाओ, राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पॉनर। अब देखो सीधा सीधा सा, अगर पॉनर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए 176 तो राइट दे देता है। पढ़ देना भैया क्या कहते हैं इसको, खुश। Pawner's right where Pawnee's right where pawner makes default. If the pawner makes default in payments of the debt or performance at the stipulated time of the promise in respect of which goods are pledged, the pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt or promise and retain the goods pledged as a collateral security, or he may sell the things pledged on giving the pawner reasonable notice of the sale. अंजलि बताओगे बेटा दो राइट कौन कौन से हैं इसमें भी? सर राइट टू रिटेन एंड राइट टू सेल। वेरी गुड। जो राइट टू रिटेन है इसको हम दूसरा भी कहेंगे राइट टू लियन, जिसे कहते हैं राइट टू लियन एंड राइट टू सेल। अब इसके बाद भैया आगे देख लेते हैं, पौने की कुछ ड्यूटीज भी होंगी भैया, खुश। जी सर। पढ़ दो, पौने की ड्यूटी क्या है। पौने की ड्यूटी वही है जो बेली की ड्यूटी होगी, उसको बिल्कुल ऐसे ही रखेगा जैसे उसकी वो अपनी वस्तु है, अपनी वस्तु की देखभाल करता, उस सिक्योरिटी की भी ऐसे ही देखभाल करेगा वो। A pawnee is under a duty to take reasonable care of the goods pledged with him. Further, the pawnee is not permitted to use the goods pledged, and if he does so, he will be responsible for damages for any loss caused due to such use. He is bound to surrender the pledged goods on the payment of the debt. अब यहाँ पे 177 जो बताता है हमें पॉनर के राइट की बात करता है। अंजलि देखना भैया, जो पॉनर के राइट की हम बात कर रहे हैं 177 में क्या कहता है वहां पे 177। Defaulting pawner's right to redeem, if a time is stipulated for the payment of the debt or performance of the promise for which the pledge is made, and the pawner makes default in payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them, but he must in that case pay in addition any expenses which have arisen from this default.
अब सीधा सा ये देखो भैया, जहाँ पॉनर है उसमें पेमेंट पे डिफॉल्ट करता है तो उस स्थिति में सेल की बात आती है, लेकिन जो एक्चुअल सेल स्टेपुलेटेड जो टाइम फिक्स किया हुआ है उससे पहले वो जो पैसा है उसे दे देता है, तो उस स्थिति में उसके पास एक राइट है, राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी, यानी कि रिडेम्पशन का राइट होता है। लेकिन ये जरूरी है कि वो स्टेपुलेटेड या एक्चुअल सेल के लिए जो टाइम स्टेपुलेटेड है, कंटेम्पलेटेड है, उससे पहले वो डिपॉजिट करा दे, और उस बीच में उस पैसे के साथ साथ वो पैसा भी जमा कराना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जो उस सेल के ट्रांजैक्शन में या उसके उससे संबंधित कोई और एराइज हुए हैं। यहां तक तो ये स्थिति है। अब इसके बाद हमने एक चीज देखी थी भैया, नेमोडेट क्योर्ड नोन हैबिट। कोई बताएगा क्या होता है ये? सर नेमोडेट ये क्योर्ड नोन हैबिट। हाँ बेटा that no बताओ। one has a better title than the owner itself. हाँ, या हम्म, यानी कि नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। अब हम अगर उसके एक्सेप्शन की बात करते हैं तो भैया अंजलि बताओगे कहाँ पढ़ा है आपने नेमोडेट क्योर्ड नोन हैबिट? सर ostensible owner. ऑस्टेंसिबल ऑनर के साथ पढ़ा है आपने, ठीक है। और कहाँ पढ़ा है? सर election. इलेक्शन में तो नहीं आता ये। सर नहीं पता फिर। Sorry. खुश। अच्छा ये बताओ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस किसने पढ़ा हुआ है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ? प्रियंका? नहीं सर अभी नहीं पढ़ा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर। मुझे लगता है आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था बेटा, थर्ड सेमेस्टर में। और फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में मेरे ख्याल से आपने जो है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। अब जब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू जो पढ़ेंगे सिलेबस में, वहाँ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि शायद आपने पढ़ा है। खुश, तुमने भी पढ़ा है? खैर चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जब वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 27 आपने देखा था, सेल बाय ए मर्केंटाइल एजेंट की हम बात कर रहे थे, यानी कि प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं। वहां भी क्या क्या चल रहे हैं, जो प्रॉपर्टी का जो रियल ओनर है केवल वही सेल करेगा 27 के था, लेकिन उसका जो प्रोवाइडेड है वो बताता है कि सेल बाय ए मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि मर्केंटाइल जो एजेंट है वो भी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। अब सेम चीज उठा के भैया ऐसे ही लेके आओ, और अब आप यहाँ पे देखिए कुछ देखना, 178 क्या कहता है भैया? Pledged by mercantile agent. हाँ, Where a यानी कि वो व्यक्ति अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जो या तो प्रॉपर्टी का जो मालिक होगा वो प्रॉपर्टी को प्लेज करेगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, मालिक से अलग कौन कौन व्यक्ति प्रॉपर्टी को प्लेज में दे सकते हैं? आप इसे जब नेमोडेट क्योर्ड नोन हैबिट के एक्सेप्शन लिख रहे होंगे तब उस स्थिति में भैया इसे भी ले जाकर के वहां चिपका लीजिएगा कि pledge by a mercantile agent has been provided under section 178 of Indian Contract Act। चलिए खैर आगे देखो, ये कुछ क्या कहता है भैया? where a mercantile agent is, with the consent of the owner, in possession of goods or the document of title to goods, any pledge made by him, when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent, shall be as valid as if were made expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the pawnee acts in good faith and has not at the time of the pledge noticed that the pawner has not authority to pledge. यानी कि जो मर्केंटाइल एजेंट है वो उसके द्वारा भी प्रॉपर्टी को प्लेज किया जा सकता है, गुड्स को। अब इसके साथ भैया आपने देखा था सेक्शन 29 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, है किसी के पास बेयर गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट का? चलो है तुम्हारे पास, देखना क्या लिखा है हुआ है। सर। हाँ देखना क्या कहता है।
सेल बाय ए पर्सन अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ सर यही है। ठीक है, अब इसके लिए आप देखते हैं 178A अगर देखते हैं, प्लेस बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखना कुछ क्या कहता है ये। When the pawner has obtained the possession of goods pledged by him under a contract wordable under section 19 or section 19A, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge, the pawnee acquires a good title to the goods provided he acts in good faith and without notice of the pawner's defect of title. सीधा सा कह रहा है कि जब वहां पर जैसे सेल के ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर भैया जो प्लेज की हम बात करते हैं, अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जो किसी अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उसके पास रखी हुई है, और अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति ये है भैया सीधा सीधा सा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर ना कराया हो, तब उस व्यक्ति के पास एक राइट आता है कि वो उस प्रॉपर्टी को आइदर एज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 29 वो सेल कर सकता है, या एज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 178A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो उस प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकता है अंडर। अब देखो सेक्शन 19 और 19A हम जब देखते हैं, 19 और 19A की हम किस पर्सपेक्ट में बात करते हैं, अंजलि बताएंगे बेटा आप। सर 19 में दिया है कि अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। फ्री कंसेंट में इंक्लूडेड है मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और कोअर्जन, और 19A में है अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर होगी तो वो सेट असाइड कर दिया जाएगा। यानी कि वहां हम देखते हैं वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के जो फेट की, यानी कि उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो क्या होंगे। तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में हम वहां देख के चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कब तक, जब तक कि उसे वॉइड डिक्लेयर ना कराया गया हो। यानी कि अब अगर हम यहाँ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी देखते हैं, जब तक हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं करा रहे हैं तब तक उस व्यक्ति के पास एक राइट बना हुआ है कि उस प्रॉपर्टी को आइदर टू सेल और टू प्लेज, वो किसी भी कंडीशन किसी भी चीज के लिए कर सकता है। देखो ये तो आपका 178A यहाँ तक तो भैया आपका जो प्लेज है, प्लेज कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो भैया मुझसे एक बार पूछ लिए।